बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेलेवेंट कॉस्ट है इसके एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ये कोई आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे इसको, बल्कि रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। आपने कुछ फैसले करने हैं और उसके लिए एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप रेलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ वर्क ऑर्डर एट ऑफर्ड प्राइस। आपको एक कीमत ऑफ़र की गई कि जनाब ये हमें प्रोडक्ट बना कर दें, और वो जो कोटेड प्राइस है आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट बनानी है या नहीं बनानी, तो फिर उसके लिए आप रेलेवेंट कॉस्ट देखेंगे। सेल द जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ना, अब आपके लिए ये टर्म्स नई नहीं होनी चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब है कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेन प्रोडक्ट्स, तो हम उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहाँ तक के कंबाइंड कॉस्ट इनकर होती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को अलग-अलग प्रोसेस किया जा सकता है या वो आइडेंटिफाइबल हो जाती हैं, तो उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो क्या हम अपनी जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दें या उसके ऊपर फर्दर कुछ कॉस्ट इनकर करके उसको बेचें और कोई उसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन करके बेचें? इस चीज़ का फैसला हम रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे करेंगे। इसी तरह मेक और बाय डिसीजन, किसी प्रोडक्ट को हमने खुद बनाना है या हमने उसको आउटसोर्स कर देना है कि कोई और उसको मैन्युफैक्चर करके हमें दे दे, तो अगेन इसका फैसला हम रेलेवेंट कॉस्ट की बेस के ऊपर करेंगे। डेफिनेटली जब आप मेक और बाय डिसीजन कर रहे होते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिकली भी देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी कोर प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी को आउटसोर्स कर दूं, तो ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। मसलन कोई सेल फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी अपना सेल फोन बनाने का काम किसी और को आउटसोर्स नहीं करेगा, वो डेफिनेटली इट विल मेक इट बाय इटसेल्फ। हाँ, अलबत्ता चार्जर बनाने का या उसका जो पैकिंग का जो बॉक्स है वो बनाने का काम किसी को आउटसोर्स किया जा सकता है। नॉन कोर एक्टिविटीज़ ही हमेशा आउटसोर्स की जाती हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी को कोई काम असाइन करने का। नाउ जो रेलेवेंट कॉस्ट है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट विल ऑलवेज बी फ्यूचर कॉस्ट। जितनी भी संक कॉस्ट हैं, यानी कि कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द डिसीजन, आर इररेलेवेंट। फैसले की बात अभी शुरू होने से पहले आप जितने भी खर्चे कर चुके हैं वो संक कॉस्ट हैं, और इनको कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए हम कंसिडर नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप जो माजी में अगर लेट्स से कोई प्लांट मशीनरी ख़रीद चुके हैं, कोई इन्वेंट्री ख़रीद चुके हैं, तो वो सारी कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट हैं। उन कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है मेरी रेलेवेंट कॉस्ट से। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज़ कि इट दीज आर ऑलवेज कैश बेस्ड कॉस्ट। यानी जितनी भी अमोर्टाइजेशंस हैं, डेप्रिसिएशंस हैं, प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक्स हैं, इन सबको अकाउंटिंग की दुनिया में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में तो एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन जब आप डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट की कैलकुलेशन में ये सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो शामिल नहीं की जाएंगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये हमेशा वो कॉस्ट होती है जो फैसला करने की वजह से खालिस्तान इनकर करनी पड़ सकती है। अगर कोई फिक्स कॉस्ट है और आप वो ऑलरेडी इनकर कर रहे हैं, फैसला करें या ना करें ये आपको इनकर करनी ही करनी है, तो फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होंगी। ओनली डिफरेंशियल कॉस्ट आर रेलेवेंट। डिफरेंशियल कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर मैं ये फैसला कर लूँ, लेट्स से प्रोडक्शन करने का या बाय करने का, अगर मैं ये डिसीजन कर रहा हूँ और अगर मैं प्रोडक्शन करने लग पड़ूँ तो मुझे जो खर्चा करना पड़ेगा इजाफी, तो वो फिर मतलब समझें कि इजाफी कॉस्ट है जो मैं इनकर कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट होती है, लेकिन अगर वो कोई स्टेप कॉस्ट हो तो फिर वो रेलेवेंट हो जाती है। मसलन अगर आप लेट्स से इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, उसको वेयर हाउस में रखना है, उसकी एक रेंटल आप पे करते हैं। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं वेयर हाउस का, तो वो एक आइटम के लिए भी आपको पूरा वेयर हाउस चाहिए, 200 आइटम के लिए भी पूरा वेयर हाउस चाहिए। तो अब इसका मतलब कितनी इन्वेंट्री खरीदनी है, इस फैसले को करने में जो वेयर हाउस का रेंट होगा वो एक इररेलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि 0 से 200 आइटम्स तक आपको एक वेयर हाउस तो चाहिए ही है। तो अब अगर मैंने ये डिसीजन करना है कि 10 आइटम इन्वेंट्री के खरीदूं, 20 खरीदूं, 50 खरीदूं या 150 खरीदूं, इन सब में वो कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैं 300 आइटम खरीदता हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं 200 की कैपेसिटी से इंक्रीज़ कर रहा हूँ और अब मुझे एक और वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो अब इस किस्म के डिसीजंस के अंदर इसको बोलते हैं स्टेप कॉस्ट, कि आप एकदम से फिक्स कॉस्ट का एक नया चंक या एक नया स्लॉट
आपको इनकर करना पड़ जाए तो फिर वो रेलिवेंट हो सकता है। अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, सवाल के डाटे पे डिपेंड करेगा। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन, ये जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी हम सिर्फ वो लेंगे जो उस डिसीजन की वजह से हमें इनकर करनी पड़ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ रेलेवेंट, हमारे लिए बिल्कुल इसका ताल्लुक होगा कि अगर मैं एक डिसीजन कर रहा हूँ और किसी रास्ते को छोड़कर ये फैसला कर रहा हूँ तो उस रास्ते को छोड़ने से जो नुकसान हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कमिटेड कॉस्ट आर इररिलेवेंट, इसी तरह अगर कोई ऑलरेडी हम कोई मुआहदा किए बैठे हैं किसी के साथ कि हम ये वाली पेमेंट आपको करेंगे या ये वाला ख़र्चा करेंगे तो वो कमिटेड कॉस्ट हैं, और अभी हमने फैसला अगर अपना जो डिसीजन है अंडर द क्वेश्चन वो डिसीजन से पहले ही हम ये कमिट कर चुके हैं तो फिर ये कॉस्ट हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर इररेलेवेंट, जितनी भी कॉस्ट हो जिसको अवॉइड ना किया जा सकता हो वो इररेलेवेंट होती है क्योंकि आपके फैसला करने या ना करने से उस कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और समझें कि यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कोई कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट दीज इन द न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक आपका कोई अंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।